हाय एवरीवन, ग्रेविटेशन के बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इस सेक्शन का लास्ट सवाल भी है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में उन सब के डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जिसमें 3 पॉइंट मासेस हैं M1, M2 एंड M3 एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ T। 3 point masses placed such that they are forming an equilateral triangle of side length d. The system is rotating in free space in such a way that under the mutual gravitational interaction of the three particles, the system is neither expanding nor contracting. ये जो सिस्टम है ये सिस्टम रोटेट कर रहा है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से फ्री स्पेस में, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है कि ये सिस्टम ना तो एक्सपैंड कर रहा है ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सेपरेशन बिटवीन द मासेस इज नॉट चेंजिंग, और फ्री स्पेस में है यानी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो नेट फोर्स जीरो इंप्लाइज, एक सेकेंड भाई ये बिगर फ्रंट मैंने ले लिया, नेट फोर्स जीरो इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। लेकिन यहां पे एक बात कहा गया है कि द सिस्टम इज रोटेटिंग, द सिस्टम इज नॉट ट्रांसलेटिंग। तो ऐसा मान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि ये जो सिस्टम है इट इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज फिक्स्ड इन द स्पेस, क्योंकि द सिस्टम इज अंडर प्योर रोटेशन। तो अगर मान लें कि कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है, मास तो इक्वल है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का एग्जैक्ट लोकेशन तो ऐसे पता चलेगा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, कहीं ओरिजिन ले सकते हैं और इन सब का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं और सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, एंड यू कैन एनालाइज दैट वे एज वेल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पर ही ओरिजिन फिक्स कर देंगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया जाए और यहाँ से तीनों मास का जो पोजीशन वेक्टर है लिख लिया जाए, इससे इस सवाल को सॉल्व करना आसान होगा। तो M1 का पोजीशन वेक्टर R1 मान लीजिए, R1 वेक्टर, और M2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर मान लीजिए, और M3 का पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर मान लीजिए। भाई पूछा क्या गया है इसमें? पूछा क्या गया है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन पूछा गया है। यानी कि अगर सेंटर के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो किसी भी एक मास को पकड़ लेते हैं, उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देते हैं, बस काम हो जाएगा। तो भाई ये मान लो M1 को ही हम पकड़ते हैं, तो M1 जो मास है इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस मासेस के वजह से लग रहा है? M2 और M3। तो M2 विल बी अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन and M3 will be applying force in this direction। तो ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड तो हम लिख सकते हैं आराम से, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में लिख लेना चाहिए क्योंकि हमें पता है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर आने वाला है। तो थोड़ा इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मे बी हमारे लिए आगे आसान रहेगा। चलिए लिखते हैं, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 F12, ये हमारा F12 है। इसको क्या लिखेंगे? G_M1 M2 बाई R स्क्वायर, यानी कि D स्क्वायर, और इधर का यूनिट वेक्टर। इधर का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे भाई? तो आपको पता है कि यहाँ से ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। तो ये कैसा वेक्टर होगा अगर हम वेक्टर लिखें इसको? तो दिस विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हाउ? यू कैन अप्लाई द ट्रायंगल लॉ एंड यू कैन सी। ऐसे मैं तो एक बात ध्यान रखता हूँ कि दो वेक्टर है ना, A और B वेक्टर, और अगर वो टेल टू टेल प्लेस्ड है, सिंपल बात कर रहा हूँ लेकिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिसको नहीं पता उसे पता चल जाए। तो अगर ऐसे हैं तो ये जो हेड्स को ज्वाइन, इन वेक्टर्स के हेड को ज्वाइन करने वाला जो होता है वो डिफरेंस होता है, और जिधर एरो दैट वेक्टर माइनस जिधर टेल दैट वेक्टर, ये होता है। तो अगर मैं इधर लेता हूँ ना, फोर्स तो इधर ही लग रहा है, तो इधर जो है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या लिखूंगा? ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड विच विल बी D।
ये हमारा आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 विल बी G M1 M3. भाई इसके वजह से फोर्स, ये फोर्स ऑन, कलर सेम रखता हूँ है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 G M1 M3 अपॉन डी स्क्वायर. और इसका भी यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं क्योंकि इधर का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा बताइए. ये जो वेक्टर होगा इट विल बी R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सेम एक्सप्लेनेशन. तो इधर का यूनिट वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट विल बी D. और ये जो दोनों फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा होगा. यानी F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स FC वेक्टर, सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर. तो इन दोनों को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए. देखो भाई G अपॉन डी क्यूब तो बाहर आ गया, M1 भी कॉमन था बाहर आ गया, बचा क्या M2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तो कॉमन डी क्यू पूरा कॉमन, ये बचेगा ना, यहाँ ये बच गया. दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना M ओमेगा स्क्वायर R. मास क्या है M1, ओमेगा तो निकालना है, और M ओमेगा स्क्वायर R जो लिख रहे हैं ना हम, एक काम करते हैं ना, ये इधर लग रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड R का तो R1 है और ये R1 के अपोजिट लग रहा है, तो माइनस के साइन के साथ लिखिए. तो दिस फोर्स, थोड़ा इसको इधर स्लाइड कर देते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू, आई होप आपको समझ आ रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस R1 वेक्टर. बस यहाँ से ही हमें ये सब कुछ निकालना है. अब एक काम करिए, इसको क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए. इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बात यह है कि अगर सेंटर ऑफ मास से ही हमने लिखा है R1 R2 R3, तो सोचिए कि ये जो चीज़ है ना, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी क्रिएट द स्पेस. चलिए एक बात आप समझिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर कुछ और बताने के लिए, सिंपल बातें, बट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल ज़रूरी होता है कि हम सब बातें कर लें. बताइए RCOM क्या होता है. RCOM होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3. ये एक्सप्रेशन है RCOM का. मतलब आपने किसी ओरिजिन से अगर M1 का पोजीशन वेक्टर लिया है R1, M2 का लिया है R2 और M3 का लिया है R3, तो उसी ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये आएगा. अब इस सवाल में आपने R1, R2 और R3 तो सेंटर ऑफ मास से ही लिया है, यानी इसी को ओरिजिन बना दिया है. इसका मतलब RCOM, सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, तो इसका रिजल्ट जो आएगा उसके लिए RCOM तो 0 आएगा कि नहीं आएगा. इसका मतलब M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर इज 0. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए. तो G M1 बाई डी क्यूब, और इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, मतलब और इसको ब्रैकेट को हटा के लिखिए M2 R2 प्लस M3 R3, M2 R2 प्लस M3 R3, ये लिख दिया प्लस वाला, माइनस M2 R1 माइनस M3 R1, ये आया है हमारे पास. ठीक है, सब वेक्टर है बिल्कुल. एंड दिस इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर माइनस R1 वेक्टर. तो एक बात तो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि M2 R2 प्लस M3 R3 इज माइनस, दिख रहा है आपको, M2 R2 प्लस M3 R3 वेक्टर इज माइनस M1 R1 वेक्टर. उसको अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो हमारे पास ये G M1 बाई डी क्यू एज इट इज़ आएगा. और ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके जगह पे लिखता हूँ माइनस M1 R1,
यानी माइनस R1 यहाँ तीनों जगह कॉमन आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू माइनस R1 वेक्टर आएगा ना ऐसा। दिस इज M1 ओमेगा स्क्वायर माइनस R1 वेक्टर। तो इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, ये M1 और ये M1 भी कैंसिल हो जाएगा। पहले ही हो जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, टीचर से भी गलती हो जाता है, और इतना छोटा गलती है तो माफ़ी मुझे मिल जाना चाहिए। चलिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज GM1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई डी क्यूब। तो बच्चों जो ओमेगा है वो हमारा आ गया अंडर रूट ऑफ जी। अब इसको सजा के बस लिख रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है करने को। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, हमारा ओमेगा आ चुका है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। आगे मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं बता दूँ। अब क्योंकि ग्रेविटेशन के मतलब MCQ बिल्डअप दोनों सेक्शन डिस्कस कर दिया है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मैं बाकी चैप्टर्स के सॉल्यूशन बना नहीं पा रहा हूँ, टाइम कम है, ऑफलाइन क्लासेस भी मुझे लेना होता है। तो आई थिंक आई शुड प्लान फॉर सम अदर चैप्टर नाउ। हाँ, जब समय मिलेगा, या बीच में कुछ और अच्छे सवाल जो मुझे दिख रहे हैं कि हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग में, वो भी मैं करूँगा। लेकिन अब प्रायोरिटी बेसिस पर किसी और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मे बी रोटेशन, मे बी ऑसिलेशन और सम अदर सिमिलर चैप्टर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।